हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और चैप्टर 3 का जो वीडियो था, जो कल आपको 4th और 5th वीडियो मिले थे, उसको आपने पूरा पढ़ लिया होगा। जहां अपन ने छोड़ा था मैं उसी के आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम। कल आप याद करो, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अपन ने पहले पढ़ा उसका ओपन लूप, देन उसका क्लोज लूप। सेम आज अपन करने वाले। इसमें एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ आपको। कल मतलब सेकंड ऑर्डर स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ और बता रहा हूँ। आपने कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, 2/s+2, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए गेन दे रखा था। ठीक है, और इसको अपन ने कंपेयर किया था 1/s+1/τ से। ठीक है, सपोज करो अगर ये क्वेश्चन 2/s+2 ना होके और ये होता 1/s+2। ठीक है, अब डाउट ये आता है कि जब मैं इसको कंपेयर करूंगा 1/s+1/τ से, तो टॉ क्या है? फिर मैं 1/τ को 1 के इक्वल मानूं या 1/τ को मैं 2 के इक्वल मानूं? तो ऑलवेज रिमेंबर, टॉ इज द सिस्टम पैरामीटर। ये टॉ क्या है? टॉ इक्वल टू RC। तो ये सिस्टम के कंपोनेंट से निकल के आ रहा है, ये सिस्टम पैरामीटर है। और सिस्टम को डिफाइन कौन करता है? सिस्टम की स्टेबिलिटी को कौन डिफाइन करते हैं? उसके पोल। तो ऑलवेज कंपेयर 1/τ। ये जो टर्म्स होते हैं इनको हमेशा आप कंपेयर करा करो। आगे भी सेकंड ऑर्डर में भी ये चीज आपको काम आएगी कि हमेशा पोल से कंपेयर करो। तो यू शुड से 1/τ इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप ऊपर से नहीं करोगे कंपेयर। ठीक है, फिर वो क्या हो रहा है, फिर ये 1/τ 1 कैसे बन जा रहा है, ये सब थोड़ा आगे के पॉइंट है, मैं आपको अपने आप पूरा समझाता चला जाऊंगा। एक्चुअली सिस्टम में एक एक्स्ट्रा गेन है। देखो, एक्चुअली ये सिस्टम कुछ ऐसा होगा, मैं आपको बता ही देता हूँ यहीं पे। ये सिस्टम कुछ ऐसा सिस्टम है। अगर मैं ओवरऑल बनाऊँ ना इसे, तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है, लाइक दिस। ठीक है, और देखो अगर अपन इतने को सॉल्व करें, ये नेगेटिव फीडबैक है, अगर मैं इतने को सॉल्व करूं तो देखो क्या आएगा, 1/s नेगेटिव फीडबैक है, तो 1 + 1/s × 2। बोलो क्या आया? यहां से आया 1/s+2, यही आया। क्लियर है? अब देखो, तो ये इस टाइप का सिस्टम है। ठीक है, अब आप कहोगे सर फिर ये 2/s+2 ये कैसे आया था? तो ये 2/s+2 के लिए क्या किया होगा, यहाँ पे आगे 2 गेन लगा दिया होगा, सिंपल, खत्म। तो ये 2 रहा होगा, तो ये कैस्केड, ये जो आया वो तो ये हो गया ना 1/s+2। तो फाइनली ये किसके साथ कैस्केड हो गया होगा? ये 2 के साथ में, तो यहाँ पे ऊपर 2 आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, देखो नेक्स्ट, आई थिंक विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। अभी ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो होगा, इसमें अपने को सबसे पहले इसका ओपन लूप सिस्टम पढ़ना है अपने को। तो इसका जो ओपन लूप सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन होगा, जिसमें अपन कहेंगे ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन, वो क्या होता है? वो होता है Ωn²/s+2ζωn। ओके, ये जीटा मैं जनरली ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, बुक्स में ऐसे बना हुआ रहता है, बट आई यूज टू ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा आगे हमेशा। ठीक है, ये यही जीटा है जो आप बुक्स में देखते हो। ठीक है, अब देखो ये सब क्या है, ये मतलब ये पहले तो ये क्या है, ये यही है, ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिस्टम का इनपुट RS हो गया और ये आउटपुट CS हो गया, यही तो है। अब देखो आगे, इसमें इसका जो ट्रांसफर, ये तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब ये Ωn और जीटा, यहाँ पे दो चीज आपको नई दिख रही है, एक तो जीटा और एक Ωn। ये चीजें क्या है? तो जीटा, इसको कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशो, कुछ भी नाम आ सकता है। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान रखना, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस है ये। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, इसकी रेंज क्या होती है? इसकी वैल्यू 0 से 0 के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, और लास्ट इसकी वैल्यू कितनी भी जा सकती है, आई मीन टू से इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट एग्जैक्टली नहीं होगी, मतलब 0 के बाद टोटल रेंज लेने वाला है। ठीक है, पीछे भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, मतलब -∞ से लेके, और ये एक्चुअली रेंज अभी अपन डिफाइन ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मतलब आप सिंपली एक बार ये देख के चलो कि जीटा जो है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। अभी आप इसको रेंज में मत डिसाइड करो, मैं आगे जाके आपको नेगेटिव डैम्पिंग और पॉजिटिव डैम्पिंग 2 केस बताऊंगा, उसमें आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इसको इस तरह समझाना चाह रहा था कि 0 से ∞ और -∞ से 0, ये आगे समझ में आ जाएगा। छोड़ दो इसे एक बार अभी। ओके, नेक्स्ट Ωn क्या है? Ωn है, Ωn को कहते हैं अपन अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ωt + फाई छोड़ो अभी, तो ओमेगा थीटा क्या होता है? ωt होता है। थीटा की यूनिट क्या होती है? रेडियन। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ओमेगा की यूनिट क्या हुई? ओमेगा अगर कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी है,
ये कैसी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, तो अगर कहीं पे भी ओमेगा है तो ऑब्वियसली बात है वो किसके इक्वल होगा, थीटा अपॉन टी के, तो रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब देखो इसमें आगे जाके अपन पढ़ेंगे एक और फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा डी। ठीक है, ओमेगा डी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ओमेगा डी उसको अपन कहेंगे डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी यूनिट वही होगी रेडियन पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद में उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी ये सब आपको अपने आप थोड़ी देर समझ में आने लगेगा कि क्या क्या चीजें हैं। पहले अब एक बार अपन सिस्टम के पोल पे फोकस करते हैं। सिस्टम में सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्यों बोला, सिस्टम में कितने पोल हैं, एक पोल एस इक्वल टू 0 पे, दूसरा पोल कहाँ पे, एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, यानी कहाँ पे है, माइनस 2 जीटा ओमेगा एन पे। तो पहले अपन पोल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं ये इसके जीएस मतलब इसके ओपन लूप के लिए अगर मैं पोल देखूं तो एक तो है ओरिजिन पे और एक पोल, दूसरा पोल कहाँ चला गया, माइनस 2 जीटा ओमेगा एन। और सिस्टम में बिकॉज दो पोल हैं इसीलिए कैसा सिस्टम है, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट अब इसका बनाते हैं क्लोज लूप। ठीक है, इसका जब आप क्लोज लूप सिस्टम बनाओगे तो क्लोज लूप के लिए, अच्छा क्लोज लूप कौन सा, नेगेटिव फीडबैक है। और कैसा फीडबैक है, और फीडबैक में क्या लिखा हुआ है, मतलब कैसा है फीडबैक, यूनिटी फीडबैक है। ठीक है, यानी HS1 है। तो इसको बना लो आप, ये तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। और इधर नीचे फीडबैक कितने का मिला है अपने को, 1 का नेगेटिव फीडबैक है, तो ये तो हो गया RS और ये हो गया CS। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखो, इसके बाद अपन अगर इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइनली निकालें तो CS अपॉन RS, जो फाइनल CS अपॉन RS आएगा, देखो अपने पास ये है ना, ये अपने पास है CS और ये RS, तो जो फाइनल आएगा वो किससे आएगा, G अपॉन 1 प्लस GH से। ये G है, H1 है, तो कितना वो उसको सॉल्व करोगे आप तो फाइनली आपके पास आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ से ये क्लोज लूप है इसका। ठीक है, तो जैसे कल फर्स्ट ऑर्डर का ओपन लूप क्या आया था, फर्स्ट ऑर्डर का ओपन लूप था 1 अपॉन टॉ एस। फर्स्ट ऑर्डर का क्लोज लूप क्या था, 1 अपॉन टॉ एस प्लस 1 अपॉन टॉ। तो फर्स्ट ऑर्डर का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो था उसका पोल कहाँ था, ओरिजिन पे, और क्लोज लूप का पोल कहाँ था, -1 अपॉन टॉ पे। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात की मैंने। अब इसी तरह सेकंड ऑर्डर में इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या था, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। और इसका क्लोज लूप तो आपको दिख ही रहा है ये ऊपर जो अपन ने बना रखा है। ठीक है, तो इसका ओपन लूप के ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप के अगर पोल देखोगे तो वो कहाँ पे है, एक तो ओरिजिन पे है और एक कहाँ पे है, -2 जीटा ओमेगा एन पे। अब क्लोज लूप के पोल, तो क्लोज लूप के पोल कहाँ से आएंगे बताओ, ये जो नीचे इक्वेशन है इसको 0 कर दो, इसके रूट आएंगे वही तो मैं अगर इस इक्वेशन को 0 करता हूँ, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, अगर मैं इस इक्वेशन को 0 करता हूँ तो मुझे रूट दे देगी अपने। इसके रूट आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकाल सकते हो, -b, इसको आप एज्यूम कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे इक्वेशन में x कौन है, नॉन वेरिएबल कौन है अपने पास, s। तो b, इसके जो रूट आएंगे, दो रूट आएंगे, दो पोल आएंगे, दो आएंगे, मतलब इसके जो क्वाड्रेटिक है तो दो रूट आएंगे इसके, तो S1, S2, दो इसके रूट आएंगे जिनको अपन दो पोल कहेंगे, वो कहाँ पे आएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यही होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आप इससे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो पोल आएंगे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ S1, 2, तो वो क्या आएगा अपने पास आएगा, आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो ये जो आपको मिला, तो इसमें अब देखो इसमें आप एक चीज सोचो। ठीक है, यहाँ पे जे हो रहा है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे, ये जे आयोटा ही है, कई स्टूडेंट को लगता है आयोटा जे अलग है, ये आयोटा ही है। ठीक है ना, इमेजिनरी जो के लिए जो अपन लगाते हैं आयोटा, और ये जे बोल दो, और ये रूट ऑफ -1, आपको पता है ये। ठीक है, अब देखो आगे, तो ये जो रूट है, ये ओपन लूप, ये क्लोज लूप के पोल है सेकंड ऑर्डर के। अब ये दिख रहे हैं क्या आपको साफ साफ कहाँ पे, यस दिख रहा है, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं क्योंकि यहाँ जे आ चुका है। तो ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, माइनस जीटा ओमेगा एन, तो माइनस नेगेटिव साइड है, तो सपोज इतनी ये जो वैल्यू है ये माइनस जीटा ओमेगा एन है, दिस मच। ठीक है, अब देखो आगे, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इतनी जो हाइट है, ये जो हाइट है, इस हाइट को मैं नाम दे रहा हूँ, इतनी लेंथ को मैं नाम दे रहा हूँ ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये रियल एक्सिस है सिग्मा और ये इमेजिनरी एक्सिस है जे ओमेगा। आपको पता है एस
क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एस होता है वो क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। यानी अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के मतलब एस डोमेन के अंदर अगर आप मैपिंग करते हो तो आप वहां पे कहोगे कि एस का रियल जो पार्ट है वो तो होता है सिग्मा, जैसे यहाँ पे ये सिग्मा है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आइदर प्लस में माइनस में कुछ भी हो वो ओमेगा। तो ये वाला इस एक्सिस पे अपन इसे बनाएंगे, तो ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इस हाइट पे इतना ही नीचे भी है, देखो माइनस भी आ रहा है तो इतना ही नीचे भी है, और माइनस जीटा ओमेगा एन मैंने इतना ले ही लिया है, ये जीटा ओमेगा एन है, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, इतना जीटा ओमेगा एन है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट है माइनस जीटा ओमेगा एन। तो देखो इनका इंटरसेक्शन जो होगा, इनका जो इंटरसेक्शन होगा, तो एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे, यही हो रहा है। तो ये दो पोल है अपने पास सिस्टम में, ये वाला कौन सा है, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस, और आगे ये, और ये वाला नीचे वाला पोल कौन सा है, माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये हुए क्लोज लूप के पोल। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आया हो, सेकंड ऑर्डर के क्लोज लूप के पोल किस तरह प्लॉट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जीटा क्या है, क्यों इसको डैम्पिंग फैक्टर बोला, डैम्पिंग रेशियो क्यों बोला, ओमेगा एन को एंडम नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्यों बोला, ये सब अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप अब दोबारा एक बार फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाओ। फर्स्ट ऑर्डर में याद करो, जब अपन ने ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया था कल, तो इसके बाद में अपन ने क्या किया था, इसके ऊपर स्टेप इनपुट दिया था, AUT दिया था। सेम इस सिस्टम पे भी मेरे को स्टेप इनपुट देना है, इस सिस्टम पे भी देना है। ठीक है, बट वो इनपुट देने के पहले अपने एक बार इन पोल को अच्छे तरीके से समझना है कि ये पोल के जो, इन पोल की जो वैल्यू, ये जो पोल है क्या ये मूव कर सकते हैं, क्या ये क्या एग्जैक्टली यहीं पे लाई करेंगे, क्या ये कभी इमेजिनरी एक्सिस पे आ सकते हैं, क्या कभी ये क्या रियल एक्सिस पे आ सकते हैं, क्या वो चीज़ समझनी है वो अपने को। तो इसको समझते हैं। देखो अब जीटा पे डिपेंड करेगा सब कुछ। सपोज करो अगर जीटा 0 हो, लेट से अगर जीटा 0 हो तो पोल की लोकेशंस क्या हो जाएंगी, देखो ये रियल टर्म 0 हो जाएगी और ये यहाँ पे 0, तो देखो पोल की लोकेशंस क्या हो गई, 0 प्लस माइनस जे ओमेगा एन। आप सोच के देखो पोल कहाँ चले गए। मैं साइमल्टेनियसली ड्रॉ भी करता चला जाता हूँ। देखो अपने पास पोल आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये पोल आ गया अपने पास में। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक बार है ना आप ये निकाल के देखो, ये लेंथ कितनी है, दिस वन, ये लेंथ निकाल के देखो आप कितनी आ रही है। यूल सी कि इसको निकालो, कैसे निकालोगे, ये ट्राइंगल ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, इस ट्राइंगल पे, दिस वन यहाँ पे लगा दो। ये हाइट कितनी है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, और आप एक बार एक चीज़ और आप देखना, पीछे मैंने आपको बताया था इसे ही क्या कहते हैं, ओमेगा डी, वो मैंने इसीलिए बताया था। ये जो है यही है ओमेगा डी, ये जो हाइट है यही है ओमेगा डी। बाकी आपको ये इस फॉर्मूला बस याद रखना है डैम नेचुरल फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, अपने को ये पता लगाना था ये कितना है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी हाइट कितनी है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसका बेस कितना है, जीटा ओमेगा एन। तो इसका आप ये हाइपोटेन्यूस तो निकाल ही सकते हैं, पाइथागोरस लगाओ, जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और उसका ओवरऑल अंडर रूट। तो जब सॉल्व करोगे ना तो ये ओमेगा एन आएगा। ओके, ये जो है ये ओमेगा एन आएगा। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर सपोज करो मैं ओमेगा एन को रेडियस मान के और इस ओरिजिन को सेंटर मान के अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो वो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से ही चलेगा, ऐसे ही बनेगा वो ट्राइंगल। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से, ये देखो जब अपन ने जीटा को 0 पुट किया, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, जीटा को जब 0 पुट किया तो 0 प्लस माइनस जे ओमेगा एन आया। तो ये जो ओमेगा, ये जो हाइट थी, अब देखो आप यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये जो हाइट है, ये पूरी हाइट यहाँ से जहाँ ये ट्राइंगल ऊपर जाके कट किया, सॉरी ये नॉट ट्राइंगल, ये सर्कल जो कट किया, तो ये जो सर्कल ऊपर कट किया आपको, ये सर्कल जो हाइट है, ये जो रेडियस है ये ओमेगा एन है। तो इसका मतलब पोल एक्चुअली यहाँ जा चुका है, हेयर, समझे। तो वही मैं यहाँ बना रहा हूँ नीचे कि ये पोल यहाँ आ चुका है। तो ये तो है जे ओमेगा एन और ये है माइनस जे ओमेगा एन। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखो, इसके बाद ये तो हुआ जीटा इक्वल टू जब 0 है। अब आप एक बार जीटा को समझो, व्हाट इज जीटा। देखो इसको पहले ना एक बार आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो मेरे पास ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है जिसका ये स्केल है। ठीक है, मैं यूनिफॉर्म स्केल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे ही इस वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में लगाया तो वोल्टेज की जो भी रीडिंग आ रही होगी ये देगा। पहले ये 0 पे था इनिशियली जो निडल थी, फिर सपोज करो 3 वोल्ट आउटपुट आना है, ये 1 2 3, सपोज करो ये 3 वोल्ट आउटपुट आना है। ठीक है, 3 वोल्ट, तो ये निडल यहाँ तक जाएगी। फिर आप जब अपन मेजरमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, डैम्पिंग टॉर्क होता है। ठीक है,
तो डैम्पिंग मैकेनिज्म होते हैं सारे। तो देखो ये निडल के ऊपर फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये इधर गई, तो ये फोर्स लगेगा तो ऐसा थोड़ी है कि 3 वोल्ट पे जाके सडनली रुक जाएगी। आप अगर फोर्स लगा रहे हो, सपोज आप अगर लाइक आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, तो आप अगर उस बॉल को नीचे जमीन पे देके मारते हो, ठीक है, आप उसको फर्श पे देके मारते हो, तो वो उसमें क्या होता है, ऐसे थोड़ी है कि वो जाके वहीं रुक जाती है। आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, फिर अर्थ उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, वो ऊपर आएगी, वापस ऊपर। आप देखते हो एक इस टाइप का सिस्टम डेवलप होता है। आपने बॉल नीचे छोड़ी, ठीक है, फिर यहाँ पे फर्श है तो इससे टकराई, फिर उसके बाद फिर धीरे 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 करके ये खत्म हुई, ठीक है। तो आप एक चीज सोचो, जैसे ही इसका यहाँ पे कॉलिजन होता है, ये अपनी एनर्जी को लॉस करता है, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, फिर नीचे आता है, फिर तो आप एक चीज सोचो, इस पे क्या हो रहा है, इसकी ये ऑसिलेशंस डेवलप हो रहे हैं और इसके इन ऑसिलेशंस को डैम्प कर रहा है, ये डैम्प भी हो रहे हैं, ये धीरे 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 करके क्या हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। तो ये जो डैम्पिंग हो रही है, सेम यहाँ पे भी ये 3 वोल्ट पे जाके ऐसा नहीं है सडनली रुक जाएगी। फोर्स तो इस पे भी लगाया ना, जैसे बॉल पे फोर्स लगा था, तो 3 वोल्ट पे जब ये जाएगी तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसको डैम्पिंग टॉर्क जो है वो इसको रोकेंगे, वो इसको यहाँ पे 3 वोल्ट पे जाके स्टॉप करेंगे, तो वो फोर्स इधर से लगेगा, ठीक है। ये निडल इधर जा रही थी, इधर से फोर्स लगाया जाएगा कि 3 वोल्ट पे आके रुक जाओ, तो फोर्स इधर से भी लग रहा है, फोर्स इधर से भी लग रहा है। सेम बॉल ऊपर से आपने फेंकी है तो फोर्स ऊपर से भी लग रहा था, लेकिन फोर्स नीचे से भी लग रहा है, ठीक है। अर्थ भी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, रिपल्सिव फोर्स। एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो अपन पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली ये निडल 3 वोल्ट पे जाके सडनली नहीं रुकेगी, यहाँ पे भी यही होने वाला है। निडल थोड़ी सी आगे जाएगी 3 वोल्ट से, ये सपोज 3 वोल्ट है, तो निडल थोड़ी सी आगे जाएगी, फिर पीछे आएगी इस फोर्स की वजह से, फिर थोड़ी आगे, फिर थोड़ी पीछे, फिर थोड़ी आगे, फिर थोड़ी पीछे, एंड फाइनली वो 3 वोल्ट पे जाके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो ऑसिलेशन ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऑसिलेशन हो रहे हैं जिनको डैम्प किया जा रहा है। फाइनली तब जाके स्टेडी स्टेट पे, स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल जो आउटपुट मिलता है वो अपने को 3 वोल्ट मिलता है। और जब तक ये डिस्टर्बेंस रहे, जब तक इस बॉल में ये डिस्टर्बेंस रहे या जब तक इस निडल में ये डिस्टर्बेंस रहे, वो था ट्रांजिएंट टाइम, जिसकी बात मैंने कल की थी आपको पिछले लेक्चर में कि ट्रांजिएंट टाइम होता है। और जब ये निडल यहाँ पे 3 वोल्ट पे जाके रुक गई, वो हो गया इसका स्टेडी स्टेट टाइम। जब ये बॉल यहाँ पे ऑसिलेशंस में थी तो वो था ट्रांजिएंट टाइम, और जब ये ऑसिलेशंस रुक गए वो है स्टेडी स्टेट टाइम, ठीक है। तो अभी मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये जीटा अगर 0 है तो जीटा को क्या बोला है अपन ने, डैम्पिंग रेशो। इट्स मीन कि सिस्टम को में आप डैम्पिंग टॉर्क, आप डैम्पिंग कितना कर रहे हो सिस्टम में। तो अगर आप सोचो जीटा 0 है, अगर आपका डैम्पिंग रेशो ही 0 है तो कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है। आप समझे इसको, डैम्पिंग है ही नहीं, तो सिस्टम में क्या होगा, कभी उसके ऑसिलेशंस रुकेंगे, कभी नहीं रुकने वाले। कोई ऑसिलेशन, कोई डैम्पिंग नहीं है, तो ऑसिलेशन कभी नहीं रुकने वाला है। इन दैट केस द बॉल विल मूव लाइक दिस, द बॉल विल मूव लाइक दिस, द निडल विल मूव लाइक दिस। ये कभी रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी, ठीक है। तो यही हो रहा है। तो देखो 0 प्लस, तो इसका मतलब इस सिस्टम में डैम्पिंग नहीं है। तो जब जीटा 0 होता है, ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम। डैम्पिंग है ही नहीं, अनडैम्प्ड। डैम्प्ड होता तो उसमें, अगर कोई सिस्टम डैम्पिंग के अंडर में है तो उसे बोलेंगे अंडर डैम्प्ड, लेकिन अगर डैम्पिंग नहीं है तो उसे क्या बोलोगे, अनडैम्प्ड। ओके, तो दिस इज अनडैम्प्ड सिस्टम। इसका एक और नाम होता है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, ठीक है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ये सब बाद में बताऊंगा कि मार्जिनली स्टेबल वगैरह क्यों कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, दिस इज अनडैम्प्ड सिस्टम, ओके। और अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा की वैल्यू 0 होती है, और पोल की लोकेशन कहाँ होती है, एग्जैक्टली रियल एक्सिस के ऊपर। देखो ये चैप्टर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे जाके जो अपने को चैप्टर्स मिलने वाले हैं वो है राउथ हर्विट्स, रूट लॉकस, बॉट प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट। ये जितने भी चैप्टर हैं वो तभी आपको समझ में आ पाएंगे जब आपको ये टाइम रिस्पॉन्स, ये पोल का लोकेशंस, ये सिस्टम अनडैम्प्ड वगैरह ये सब पता होगा। अगर ये सब नहीं पता तो आगे के चैप्टर में मान के चलो आपको, आप समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन वो फील नहीं आएगा आपको, या न्यूमेरिकल में कभी ना कहीं फंस ही जाओगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलो ये सारे चैप्टर कनेक्टेड थे जिनके मैंने अभी नाम बोले, ठीक है। सक्सेसिव चैप्टर तभी समझ में आएंगे जब पिछले चैप्टर आते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये था पहला। सेकेंड ऑर्डर के क्लोज लूप में यूनिटी नेगेटिव फीडबैक दिया, सॉरी ओपन लूप में यूनिटी नेगेटिव फीडबैक दिया, तो अपने पास क्लोज लूप सिस्टम डेवलप हुआ। कौन सा, दिस वन। इसके पोल की लोकेशंस निकाली तो वो आई अपने पास में ये, और उसके बाद में उनको प्लॉट कर रहे हैं जीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो सबसे पहले जीटा की वैल्यू 0 के लिए प्लॉट किया, ये आगे। इसके बाद अब आते हैं जीटा की वैल्यू 1 पे। सपोज अगर 1 हो जाए, डायरेक्टली मैं एक बार 1 ले लेता हूँ। जीटा की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो आप एक बार इस टर्म पे फोकस करो, ये तो 0 हो जाएगा ना, यानी इमेजिनरी टर्म इस बार 0 हो जाएगी। और
रियल टर्म में जीटा 1 हो गया तो कितना आ जाएगा बोलो, पोल की लोकेशन आ गई -1 प्लस माइनस J0, यानी दोनों पोल एक ही जगह आ गए -ωn। तो दोनों के दोनों पोल यहाँ आ गए, और ये मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ, ये लेंथ भी कितनी होती है, ωn ही होती है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों पोल एक ही जगह आ गए, इसलिए यहाँ डबल पोल बनाओ। देखो आप मूवमेंट समझ रहे हो, ये पोल मूव करता हुआ यहाँ आ गया, ये पोल मूव करता हुआ यहाँ आ गया। यहाँ कब था पोल, जब जीटा 0 था, और यहाँ कब था पोल, जब जीटा 0 था। अब आप जीटा को बढ़ाने लगे, आपने जीटा को बढ़ाते बढ़ाते 1 कर दिया, तो जीटा जैसे जैसे 0 से बढ़ता है, पोल आपके मूव करते हैं इधर की तरफ, और मूव करते 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 यहाँ पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे जीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, इस सिस्टम को क्या नाम देंगे, इस सिस्टम को नाम देते हैं अपन CRI, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, यू कैन से आप आइडियल सिचुएशन पे बैठे हुए हो। ठीक है, दिस इज, अब आप एक, मैं दोबारा ये वोल्टमीटर वाला एग्जांपल लेता हूँ। देखो क्रिटिकली डैम्प्ड है ये, इसमें मतलब एक तरह से आइडियल डैम्पिंग, आइडियल कंडीशन है ये। क्या होगा, आपने जैसे ही फोर्स लगाया निडल के ऊपर, वो 0 वोल्ट से जाके सडनली कहाँ रुक जाएगी, 3 वोल्ट के ऊपर, बस कोई ऑसिलेशन नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में ऑसिलेशंस नहीं होते हैं। ये चैप्टर आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताता हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो अगर किसी भी सिस्टम में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट पोल की लोकेशंस में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है, आप बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि उस सिस्टम में डैम्पिंग होगी ही नहीं, क्योंकि जो पोल की लोकेशंस का इमेजिनरी पार्ट होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डैम्पिंग के लिए। तो अगर ये पोल की लोकेशंस में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो कोई डैम्पिंग नहीं होने वाली, निडल एक बार में जाएगी 3 वोल्ट पे रुक जाएगी। और जैसे सपोज बॉल का केस था, बॉल जाएगी और फ्लोर पे जाके रुक जाएगी, बस आपने फेंका, फ्लोर पे जाके रुक गई, कोई ऑसिलेशन नहीं, फ्लोर पे जाके रुक गई, बस खत्म। तो ये है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, इसके बाद ये था क्रिटिकली डैम्प्ड। इसके बाद आते हैं अपन, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बताता हूँ। जो पोल की लोकेशंस में इमेजिनरी पार्ट होता है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है इमेजिनरी, ये रेस्पॉन्सिबल होता है डैम्प, लाइक आपके किसके, ऑसिलेशंस के लिए, सॉरी डैम्पिंग के लिए, जो अभी मैंने आपको बोला कि अगर ये 0 हो गया तो कोई डैम्पिंग नहीं होगी। ठीक है, तो सॉरी मैंने क्या बोला था, हाँ, अब अभी अपन जो बोला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये 0 है, तो जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 का होने का मतलब हुआ सिस्टम में कोई भी ऑसिलेशन नहीं होगा। इमेजिनरी पार्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑसिलेशंस के लिए, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला। ठीक है, अब सेम, अब इधर आते हैं, जीटा जो रियल पार्ट होता है, अगर ये 0 हो जाए तो क्या होगा, ये जो रियल पार्ट होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है, रियल पार्ट जो है ये रेस्पॉन्सिबल होता है डैम्पिंग के लिए। मैं आपको लिख देता हूँ ये चीज़। ठीक है, रियल पार्ट जो होगा ये रेस्पॉन्सिबल होगा डैम्पिंग के लिए। इट्स मीन अगर किसी सिस्टम में रियल पार्ट 0 हो गया है तो उसमें डैम्पिंग नहीं है। ठीक है, उसमें कोई डैम्पिंग नहीं होने वाली है। जैसे अनडैम्प्ड में होता है, उसका रियल पार्ट 0 हो गया तो उसमें डैम्पिंग नहीं होगी, उसमें आप सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेंगे, ऑसिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। और इमेजिनरी पार्ट जो होता है, इमेजिनरी पार्ट वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑसिलेशंस के लिए। अगर रियल इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो फिर अब उस सिस्टम में ऑसिलेशन भी नहीं होगा। जैसे क्रिटिकली डैम्प्ड में यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसमें ऑसिलेशंस नहीं होंगे, इसीलिए क्या होगा, एक ही बार में निडल यहाँ पे जाके रुक जाएगी, कोई ऑसिलेशन नहीं आएगा इस तरीके से यहाँ पे। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, अभी आगे जाके इसको और क्लियरली समझ में आ जाएगी ये जो चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 हो गए अब तक, जीटा इक्वल टू 0 और जीटा इक्वल टू 1। जीटा इक्वल टू 0 पे अपन ने सिस्टम को बोला अनडैम्प्ड, और जीटा इक्वल टू 1 पे अपन ने सिस्टम को बोला क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है, यहाँ पे पोल की लोकेशंस कहाँ मिली है, 0 प्लस माइनस j⍵n पे, और यहाँ पे पोल की लोकेशन कहाँ मिली अपने को, -ωn प्लस माइनस J0। ये क्लियर हुआ। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। जब जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है, दिस इज अंडर डैम्प्ड, ये है अंडर डैम्प्ड सिस्टम। देखो आप एक चीज़ फोकस करो, अगर जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये देखो पोल की लोकेशंस में ये पार्ट भी एग्जिस्ट करेगा, और जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो इमेजिनरी पार्ट भी एग्जिस्ट करेगा। तो इमेजिनरी पार्ट भी होगा, रियल पार्ट भी होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इमेजिनरी पार्ट भी है, यानी सिस्टम में इस बार ऑसिलेशंस भी होंगे। उसके बाद रियल पार्ट भी है पोल की लोकेशंस में, तो इसका मतलब क्या होगा, इस बार डैम्पिंग भी होगी। तो सोचो एक सिस्टम है जिसमें ऑसिलेशन भी है, ठीक है, और जिसमें डैम्पिंग भी है, दोनों है,
तो दिस इज ए केस ऑफ लाइक आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, ब्रेकर आया, ब्रेकर पे आपकी बाइक ने जंप लिया थोड़ा सा, और उसके बाद क्या होता है आप खुद सोच के देखो, फील करो क्या होता है। थोड़ी देर आप ऑसिलेशंस रहते हैं और धीरे धीरे वो ऑसिलेशंस डैम्प होते चले जाते हैं, और ये ब्रेकर है, ब्रेकर के ऊपर से आपकी बाइक जब निकलती है तो फाइनली वो बाइक में थोड़ी देर तक ऑसिलेशंस होते हैं और फाइनली आप दोबारा स्मूथ मूवमेंट में आ जाते हो। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑसिलेशंस भी हैं और उन ऑसिलेशंस को धीरे धीरे डैम्प भी किया जा रहा है। तो दिस इज अंडर डैम्प सिस्टम, जो डैम्पिंग की अंडर में है, जिसमें डैम्पिंग एग्जिस्ट करती है, तो ये सिस्टम अंडर डैम्प्ड है। आई होप ये चीज समझ आई हो, इसका नाम अंडर डैम्प्ड क्यों है, ठीक है। और पोल की लोकेशन तो आप समझ ही गए होंगे, पोल की लोकेशन कहाँ होगी, यहीं पे लाई करेगी। सिस्टम में रियल पार्ट भी है, सिस्टम में इमेजिनरी पार्ट भी है, तो इसका मतलब आप खुद ही देख लो ना, जीटा की वैल्यू जब 0 थी तो पोल यहाँ थे, जीटा की वैल्यू जब 1 थी तो पोल यहाँ थे, तो जीटा की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी तो एक पोल, ये वाला पोल यहाँ आ गया और ये वाला पोल यहाँ आ गया। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, इस पूरी रेंज में ये कहीं पे भी हो सकता है 0 से 1 के बीच में। जैसे ये क्या बन गया, ये एक पेयर बन गया किसका, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स का, और ये किसको बताएगा, अंडर डैम्प सिस्टम को। और ये कंडीशन कब एग्जिस्ट कर रही है, जबकि जीटा की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में। ये सेम चीज इसके लिए भी है, जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है, इस देखो सेकंड ऑर्डर जो होगा इसमें 4 टाइप होंगे, अनडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड, ठीक है। अब इसका अगला जो टाइप है, लास्ट जो टाइप है, वो है जब जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, तो उस केस में सिस्टम को हम क्या देते हैं, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। आपने एक्सिस में डैम्पिंग कर दी है, ठीक है। और उस केस में अब आप अगर यहाँ पे एक बार फोकस करोगे, देखो ये थोड़ा सा इसको समझना अच्छे से, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आए हुए, माइनस जीटा, यहाँ पे देखो जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जीटा स्क्वायर क्या होगा, 1 से और बड़ा होगा, ठीक है। ऑब्वियस, जैसे सपोज अगर जीटा की वैल्यू आपकी 2 है तो जीटा स्क्वायर क्या होगा आपका 4 होगा ना। तो ये जो वैल्यू आएगी √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो बेटर है इसमें अपन जब इसको एक बार अपन इस तरीके से बना ले कि ये प्लस आ जाए, फाइनली ये प्लस आ जाए, तो उसके लिए क्या करो, पोल की लोकेशंस को इस बार चेंज कर दो। देखो क्या, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन, और आप ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख दो माइनस जीटा स्क्वायर -1, सॉरी कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया है मैंने, बस यहाँ पे जो है मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अब इस माइनस को बाहर निकाल लो, रूट ऑफ -1 क्या होता है, ये रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, तो इसको बाहर निकालो, आयोटा है बाहर, ऑलरेडी एक आयोटा है, तो S1,2 इज जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस बाहर हो गया आयोटा का स्क्वायर ओमेगा एन अंडर जीटा स्क्वायर -1, माइनस बाहर आ चुका है भाई। इसके बाद आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, अगर आयोटा रूट ऑफ -1 है तो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 ना। तो इस ये अब देखो यहाँ -1 आ गया, तो अगर यहाँ प्लस था तो वो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस, और अगर यहाँ माइनस था तो वो उस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ये साइन ही चेंज हो गया। तो इक्वल टू S1,2 इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर ने तो माइनस दे ही दिया, उसने साइन को चेंज कर दिया और यहाँ आ गया जीटा स्क्वायर -1। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो, ठीक है। ये है ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए पोल की लोकेशन। अब आप खुद सोचना ये कहाँ पे, देखो एक बार मैं अलग से बता देता हूँ, फिर बाद में लास्ट में इस वाले डायग्राम में अपन नोट कर लेंगे इसे। देखो ये लेंथ याद करो, ये जो लेंथ है ये अपन ने जीटा ओमेगा एन एज्यूम की थी, तो मैं मान लेता हूँ ये ओरिजिन है और ये जीटा ओमेगा एन है, दिस वन माइनस जीटा ओमेगा एन, ये जो लेंथ है, ठीक है। अब देखो इसमें से और कुछ माइनस हुआ है और माइनस हुआ है, तो ये इधर जाएगा ना, लेफ्ट साइड मूव करेगा, यानी एक पोल तो इधर आ गया। मैं मान लेता हूँ इतना जो मतलब लेंथ है ये ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1 है, तो ये इधर आ गया, और इसको 0 को थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इतना इस जीटा माइनस जीटा ओमेगा एन में कुछ प्लस हुआ है, तो ये पोल किधर मूव करेगी, ये लोकेशन किधर मूव करेगी, इधर, तो ये मूव करके मान लेते हैं इधर आ गया, ठीक है। तो समझ में आया। अगर मैं नाम दूं, अगर मैं S1 के लिए कहूं कि माइनस जीटा ओमेगा एन और माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1, अगर मैं ये कहूं तो ये माइनस हुआ है, यानी ये S1 पोल है। और अगर मैं प्लस वाले को नाम दे दूं S2, अगर मैं प्लस वाले को S2 नाम दे दूं, सॉरी, अगर मैं प्लस वाले को S2 नाम दे दूं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा S2। आई होप ये क्लियर हुआ, ये 2 पोल हो गए। अब इसे अपन इस फाइनल इस डायग्राम में शो कर लेते हैं। और तो एक पोल तो आ गया इधर और एक पोल आ गया इधर। अब देखो इस पूरे सिस्टम को समझो आप, ठीक है। जब जीटा 0 था तो पोल यहाँ होते हैं, उसके बाद जब जीटा अपने पास में 0 से बढ़ने लगा तो 1 तक, टिल 1 तक वो इस सर्कल की रेडियस इस पे पेरीफेरी पे यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जीटा इक्वल टू जब 1 होता है तो वो दोनों पोल एक ही जगह पे आ जाते हैं,
और जीटा की वैल्यू ये मूव करते करते दोनों एक जगह आ जाते हैं, और जब जीटा की वैल्यू 1 से भी बढ़ जाती है तो एक पोल इनमें से इधर चला जाता है, एक पोल इधर चला जाता है। आई होप ये क्लियर है। मूवमेंट समझ में आ रहा है? द मूवमेंट इज लाइक दिस, एक पोल ऊपर से नीचे आ रहा है इधर, एक पोल इधर से इधर आ रहा है इधर, फिर एक पोल फाइनली इधर चला जा रहा है और एक पोल इधर चला जा रहा है। ये दो पोल पहले यहाँ थे, फिर ये पोल यहाँ आ गए। इसको रूट लॉकस मत मान लेना भाई, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर के लिए इतना, अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से रूट लॉकस, ये मत सोचना मैं रूट लॉकस बना रहा हूँ। अभी एक बार के लिए आप बस इतना ध्यान रखो, ये जीटा जब 0 है तो दो पोल यहाँ है, जब जीटा आपका 0 से 1 के बीच में तो पोल यहाँ है, जब जीटा इक्वल टू 1 है तो दोनों पोल यहाँ आ गए, और जब जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो एक पोल इधर और एक पोल इधर चला गया, ठीक है। फाइनली ये डायग्राम आपका पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। देखो एक्चुअली इस चैप्टर में ना छोटे छोटे पॉइंट बहुत हैं जिनसे आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मान लो ये जीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए, सॉरी नेगेटिव हो जाए तो सोचो ये किधर चला जाएगा? ये चला जाएगा राइट साइड। पहले था माइनस जीटा ओमेगा एन। अगर ये पॉजिटिव हो गई, जीटा की वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव हो गई, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होके सारे के सारे पोल किधर चले जाएंगे? इस साइड। तो देखो अब इसे समझना, मैं दोबारा ये सर्कल बना रहा हूँ और इस बार पूरा बना रहा हूँ। ये रेडियस कितनी है? ओमेगा एन, आपको भी पता है तो, ठीक है। देखो जब जीटा की वैल्यू 0 होती है तो ये दोनों पोल यहाँ होते हैं, जब जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो ये दोनों पोल यहाँ होते हैं, जब जीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो ये पोल यहाँ होते हैं, जब जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये पोल यहाँ होते हैं, दो पोल जो हैं। अब सोचो ये इस पूरे साइड पे जीटा की वैल्यू कैसी थी? पॉजिटिव। एग्जैक्टली इस एक्सिस पे कैसी है? 0। जीटा इक्वल टू 0 होते ही ये पोल यहाँ और ये पोल यहाँ आ गया। अब सोचो अगर जीटा की वैल्यू को मैं नेगेटिव कर दूं तो 100% पोल किधर मूव करेंगे? इधर, राइट साइड। अब देखो जीटा की वैल्यू अगर -1 हो तो ये दोनों पोल उठ के यहाँ चले जाएंगे, ये इधर आने लग जाएंगे। ये कब आया था? जब जीटा की वैल्यू 1 हो। तो ये कब आएगा? जब जीटा की वैल्यू -1 हो, ठीक है। आप खुद सोच लो, अगर मैं यहाँ जीटा को -1 पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा? ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन। ये तो अभी भी क्या हो जाएगा? जीटा -1 है तो जीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो ये तो अभी भी 0 ही होना है पूरा का पूरा। तो ये दोनों पोल यहाँ आ गए। इसका अब इसके बाद ये कब आता है? जब जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। तो फिर एक पोल यहाँ और एक पोल यहाँ कब आएगा बोलो? जब जीटा की वैल्यू 0 से तो हो छोटी और -1 से हो बड़ी। जीटा की वैल्यू 0 से कम होने लगी, -1 की तरफ मूव कर रही है, तो ये दोनों पोल इधर आ गए। इसके बाद में जीटा की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू -1, ये दोनों पोल यहाँ आ गए। और अगर जीटा की वैल्यू को -1 से भी छोटा कर दोगे तो एक पोल इधर और एक पोल, जितना एक उधर गया है उतना ही एक पोल इधर चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? जीटा 4 < -1। आई होप ये क्लियर हुआ, ये पूरा डायग्राम समझ में आया। अब आप समझ गए होंगे कि जीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन जो मैंने आपको रेंज बताई थी कि जीटा की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी की तरफ, वो एक्चुअली मैं ये समझाना चाह रहा था कि वो इस साइड के लिए, जीटा की वैल्यू नेगेटिव है, वो पूरा का पूरा कर्व इस साइड के लिए। तो दिस नोन एज पॉजिटिव डैम्पिंग। दिस साइड ये जो पोल, अगर आपको कभी भी पूछा जाए सपोज क्वेश्चन में कि पॉजिटिव डैम्पिंग के केस में पोल किस साइड होते हैं? लेफ्ट साइड होते हैं। और नेगेटिव डैम्पिंग के केस में पोल किस साइड होते हैं? ये रियल एक्सिस है सिग्मा और ये इमेजिनरी एक्सिस है जे ओमेगा। नेगेटिव डैम्पिंग के केस में पोल किधर होते हैं? नेगेटिव डैम्पिंग के केस में पोल राइट साइड होते हैं। आई होप ये चीज़ समझ आई, राइट साइड होते हैं पोल, ठीक है। इसके बाद यहाँ यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये आगे जाके समझ में आएगा। पॉजिटिव डैम्पिंग जनरली एक सिस्टम को स्टेबल बनाती है और नेगेटिव डैम्पिंग एक सिस्टम को अनस्टेबल बनाती है। ये कैसे, ये अभी आपको थोड़ा आगे जाके समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। ये आप मान के चलो अभी अपन ने सिर्फ सेकंड ऑर्डर के पोल जीरो पैटर्न समझे हैं, ठीक है। इसके बाद अब अपने को पढ़ना है कि अगर एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे अगर मैं यूनिट स्टेप इनपुट लगा दूं तो फिर उसका आउटपुट किस तरह डेवलप होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके लिए।